geographically they need to be reduced and strategically they need to be crushed. That is our aim. कि पीओके में जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या हालत है, उनको पानी नहीं, बिजली नहीं, एजुकेशन नहीं, उनको सेकंड क्लास सिटीजन बन के रखा गया। आज तक उनके वहाँ उनको पास वोटिंग राइट्स तक नहीं है पाकिस्तान के लिए। जो पाकिस्तान सोच रहा था कि कश्मीर हमारा है और लोग हमारे साथ हैं, जो उनका वो नैरेटिव था, it fell flat on its face. We want to hit them in such a way that it will cause a geostrategic or a geopolitical shift in Pakistan, not just a punishment. Saudi Arabia, which was one of the strongest allies of Pakistan today, has been weaned away from Pakistan and today stands strongly with India, which is a very, very big diplomatic feat which India has achieved. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के पॉडकास्ट में। दोस्तों, आप सब ने हाल ही में हुए पहलगाम अटैक के बारे में ज़रूर सुना होगा और आप लोगों को ये भी पता होगा कि जब भी भारत में ऐसा कुछ होता है तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देता है। जैसे कि जब उरी में हुआ था तब भारत ने उसके अगेंस्ट सर्जिकल स्ट्राइक किया था, जब पुलवामा में हुआ था तब भारत ने उसके अगेंस्ट एयर स्ट्राइक किया था। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने जब भी काउंटर अटैक्स किए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सीमित तरीके के किए हैं, यानी उन्होंने सिर्फ उन बेसिस पे अटैक किए हैं जहां से ये अटैक्स हमारे ऊपर पहली बार किए गए थे। पर इस बार कुछ अलग है। इस बार भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हम लोग कुछ अनइमेजिनेबल करने वाले हैं। अब इसमें यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो भी लोग भारत के ऊपर आके ये अटैक करते हैं, ये सब एक माइंडसेट के, एक आइडियोलॉजी के जो वृक्ष होता है उसके सिर्फ फल हैं। जो एक्चुअल माइंडसेट है, जो वो बड़ा वृक्ष है जो भारत के अगेंस्ट ये सब गतिविधि कर रहा है, उसके रूट्स तक आज तक भारत कभी नहीं गया है और शायद इस बार ऐसा ही होने वाला है, एक अनइमेजिनेबल। यानी शायद भारत इस बार एक ऐसा काम करे कि जिससे वो जो माइंडसेट का जो वृक्ष है उसको ही पूरी तरह से हम जड़ से उखाड़ दें। इस बार शायद ऐसा हो सकता है कि हम सिर्फ किसी एक सर्विसेज नहीं बल्कि तीनों सर्विसेज, यानी कि भारत की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों को एक साथ इंटीग्रेटेड तरीके से इस अटैक के ऊपर प्लान करने में मदद करें और ये देखें कि हम लोग किस डेप्थ तक उस वृक्ष को उखाड़ पाते हैं। जानने के लिए देखिए हमारा आज का पॉडकास्ट। हमारे जो आज के अतिथि हैं उनका नाम है कर्नल आशुतोष काड़े जी। वो इससे पहले भी हमारे पॉडकास्ट पे आके गए हैं और इस पॉडकास्ट में उन्होंने हमें इसी विषय को बहुत गहराई से बताया है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद साहब। जय हिंद प्रतीक। आज बहुत एक अलग चार्ज्ड माहौल के साथ हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, जो पिछली बार हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसे माहौल में मिल पाएंगे वापस। जो अभी रिसेंट घटना हुई है पहलगाम की, मैं आपसे सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा कि फ्रॉम रिटायर्ड मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव, आपको क्या लगता है कि ये क्यों मुमकिन कर पाए वो लोग? प्रतीक, सबसे पहले मैं आपको और आपके दर्शकों को बहुत दिल से जय हिंद करना चाहता हूँ। और हम आज पूरा देश इस माहौल में है कि एक नेशनलिस्ट फर्वर और एक लहर है देश के अंदर, दो इट गॉट ट्रिगर्ड बिकॉज ऑफ एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, बट द पॉजिटिविटी इज दैट द कंट्री इज वन and there is a very strong feeling of nationalism. ये जो हादसा हुआ, ये हादसा चंद कारणों के कारण हुआ है। पहली बात तो आफ्टर द अबॉर्गेशन ऑफ आर्टिकल 370 गवर्नमेंट की तरफ से एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम चला है कश्मीर के अंदर, और
पिछले 2-3 सालों में ट्रेन कम्युनिकेशन वास्टली इम्प्रूव हुआ है, रोड कम्युनिकेशन वास्टली इम्प्रूव हुआ है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फाइनली स्टार्टेड वर्किंग और बंद नहीं पड़ी। जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म था, इंसिडेंट्स थे, वो सब कम हो गए। एक अमन का माहौल जो है सेट इन हो गया। टूरिज्म केम बैक इन अ वेरी बिग वे। G20 हुआ। G20 हुआ, विच शोकेस टू द वर्ल्ड कि कितना फ़र्क पड़ा है कश्मीर के अंदर, और ऑल्सो शोकेस कि कश्मीर हमारा ही हिस्सा है और नहीं, और दुनिया को दिखाया है। ये बहुत सक्सेसफुल G20 हुआ। काफ़ी कश्मीरी बच्चे जो इतने आते नहीं थे, वो बाहर पढ़ने के लिए बाकी स्टेट्स में आने लगे, और एक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिवाइवल हुआ कश्मीर का, कल्चरल रिवाइवल हुआ कश्मीर का, जो कितने सालों से बंद था या नहीं हो रहा था। और जो नॉर्मल, जो पाकिस्तान सोच रहा था कि कश्मीर हमारा है और लोग हमारे साथ हैं, जो उनका वो नैरेटिव था, इट फेल फ्लैट ऑन इट्स फेस बिकॉज पीपल वाज थिंकिंग and feeling that they are Indian, and everything was happening. So they wanted to kind of cut through that and create a situation कि they wanted to break that. After this incident, in fact, if you see, कश्मीर के अंदर जितने प्रोटेस्ट हुए हैं और जो वैली बंद रही, वो कई सालों में ऐसे कभी नहीं देखा गया था। Where people, because they also realized that this incident has hit them the hardest. बाकी इंडिया में इतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना कश्मीर के लिए वो फ़र्क पड़ा, कि कश्मीर को जितना नुकसान हुआ है इसके अंदर, सबसे ज़्यादा उनके लोगों को हुआ है। तो इस अमन के माहौल को तोड़ना चाहते थे। ये तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे था, और जो इंडिया और कश्मीर की जो सिमिट्री थी और जो ब्रदरहुड था, वो खराब करना चाहते थे। ऑपरेशनली इस ये क्यों हुआ, इसके काफ़ी कुछ कारण हैं। जो पाकिस्तान आर्मी थी, देयर हैज़ बीन अ स्लाइट डेमोग्राफिक चेंज इन देयर आइडियोलॉजिकल थिंकिंग। जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की और जो बालाकोट हुआ, उसके बाद 10-12 साल कुछ नहीं हुआ था। स्लोली द कैरेक्टर ऑफ द आर्मी हैज़ चेंज्ड। Their army? पाकिस्तान आर्मी, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पाकिस्तान आर्मी के जो अफसरान थे, वो कभी इस तरीके से ओपनली आके नहीं बोलते थे हिंदू मुस्लिम के बारे में, टू नेशन थ्योरी के बारे में, हाउ मुस्लिम्स आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज, विच आसिफ मुनीर हैज एडवोकेटेड पब्लिकली टू द वर्ल्ड। इस तरीके की सोच कभी उनके चीफ या उनके ऑफिसर कभी पब्लिकली नहीं बोलते थे, चाहे उनके जहन में हो। ये पहली बार सुना। तो देयर हैज बीन एन आइडियोलॉजिकल शिफ्ट in the way that the army is thinking today, the Pakistan army. And that has got manifested through this incident. Secondly, after this place which was there, if you read the reports, उन टेररिस्ट ने 3 लोकेशंस की रिकग्निशंस की थी, and they wanted to create this kind of situation at least in 2 places. There was the Betab Valley also, which was Rakid, and this was Rakid. They found this place is isolated, वहाँ पे जंगल हैं, आने जाने के रास्ते उनको मिले, वहाँ पे वो छुप के बैठ सकते थे। वहाँ पे अगर उन्होंने कोई बेस बनाया होगा पास में, वो छुप के उस बेस को ऑपरेट कर सकते थे। They could also get away very easily from there. There was the nearest
center from where any reaction could come was Pahalgam, which was about 40-45 minutes away, walking distance. The absence of potent security force जो रिएक्शन दे सके, तो ये सब कारण थे जिसके कारण उन्होंने वो पैरामीटर्स को देखते हुए उन्होंने वो प्लेस चूज किया था. तो ऑपरेशन रीजंस थे, स्ट्रेटेजिक रीजंस थे, जिसके कारण ये हुआ. और we have now kind of geared up. We realized our mistake, and India now wants to give back to Pakistan in a way that we would want to put an end to this finally after so many years. जो आपने इंडिया वांट्स टू गिव बैक की बात की, अगर हम इंडियन मीडिया के रिपोर्ट्स को देखें ओके क्लोजली, तो एक बहुत हाइप क्वेश्चन ये है कि इंडिया कब रिटालिएट करेगा, किस तरह से करेगा, क्या वो सिमिलर टू बालाकोट या उरी होगा, और उसके मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे. तो मैं आपसे सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले तो ये बताइए कि ये जो उरी और बालाकोट के समय हुआ था, इससे कितना अलग है इस बार जो हमारा रिटालिएशन होगा, और ये जो इतना हाइप बना है कब होगा, क्या होगा, तो इंडिया के पास क्या एवेन्यूज़ हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. देखो, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, दैट वाज अ फिजिकल वॉकिंग अक्रॉस इनटू पाकिस्तान एंड हिटिंग द टेररिस्ट कैंप्स आफ्टर उरी. जी. उसके बाद पुलवामा हुआ, जब हमने एयर स्ट्राइक किया था with our air force, and we went and struck the camps in Pakistan or Pakistan occupied Kashmir. But both these actions were very, very limited in their scope, very, very surgical, very, very limited, and very, very narrow. They were also very surgical in their approach. And they were both meant as a deterrence कि अगर आपने ऐसे कुछ किया तो हम इस तरीके से रिटेलिएशन करेंगे. But clearly, probably the message has still not gone home. हालांकि 10-12 साल चाहे उसका गैप हुआ है, 10-11 साल वो चुप रहे हैं, पर 10-11 साल के बाद उन्होंने फिर अपनी सोच जो है, अपनी पुरानी फाइलें निकाली और फिर से एक ऑपरेशन प्लान किया है. सो इट रियली हैज नॉट कॉज्ड अ परमानेंट डिटरेंस. इट वाज अ लिमिटेड डिटरेंस दैट हैज बीन कॉज्ड फॉर अबाउट 13 years. This time India is in the mood, and our national leadership is in the mood that we want to create just not a deterrence, and hitting an operational target is just not enough, because last time when we destroyed the camps and carried out the casualties on the militants, it did not make a material difference to the army, Pakistan army, which are the perpetrators of this kind of crime. And even to the Pakistani public, I would say. We don't really want to discomfort the public, but the national psyche, the Right. Pakistani thinking, the Pakistani ideological psyche is what we want to hit at. We want to hit at the people who plan this. India is not against the civilian, and India is not against the farmer of Pakistan. India is not against the citizenship of Pakistan. But we are against the ideological thinking of Pakistan. We are against the national thinking of Pakistan. We are against the army of Pakistan, which is the controlling authority in Pakistan and which is creating this. We are against the terror network that ISI is building and nurturing. So we want to hit that, we want to cripple that. And for that, just a deterrence or a surgical strike, which is narrow in its scope, is not enough.
What we want to do is we want to hit them in such a way that today India is not only thinking of punishment. Punishment is one level higher than a deterrence. We want to hit them in such a way that it will cause a geostrategic or a geopolitical shift in Pakistan, not just a punishment. Because आप punish करोगे, there is still a recuperability of the target. बिल्कुल अगर 15 साल के बाद फिर वो तैयार हो जाएंगे. We want to cause a geopolitical shift. You can make your assumption on that. What could be a geopolitical shift? But that is the kind of hit that India wants to give. Punishment is a very small. Punishment is a very small degree. Deterrence is far lower in the scale. Then comes punishment, and this is probably a geopolitical shift or a geopolitical effect on Pakistan. That only will stop this, and that is what India is aiming for. ओके तो जैसे मैंने आपसे पूछा था क्या क्या एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे इंडिया इसको कैरी आउट कर सकता है जैसे हम लोगों ने देखा IWT एक एवेन्यू है ओके तो इसी प्रकार के अगर आप मुझको विद द करेक्ट जार्गन से ये बता पाएं कि क्या क्या एवेन्यूज़ होते हैं I'll talk about something called the spectrum of warfare. जी एक spectrum of warfare क्या होता है? Spectrum of warfare ये होता है कि low intensity conflict operations is at one end. There is financial war, there is diplomatic war, there is psychological war, there is war on information, there is, of course, the kinetic war, which is physical hitting, and a conventional war. And then there is, of course, at the last level, there is the nuclear and the space technology, space war that will come in. So today, India, if you noticed and if you see what is happening, India is fighting Pakistan at all levels. जी There is a counterinsurgency operation on in Kashmir, and we are leaving no stone unturned to flush out not only the people who carried out this attack, but even others who have infiltrated and who are waiting to strike. तो पूरे कश्मीर के अंदर जहाँ जहाँ पे लोग घुसे हुए हैं, जहाँ जहाँ पे टेररिस्ट घुसे हुए हैं, उनको फ्लश आउट किया जा रहा है in a coordinated operation between the army, the paramilitary forces, and the police, the state police. So, the Rashtriya Rifles. So, we are flushing out not only people who have carried out this, that is not the only aim, but to flush out all terrorists who are hiding and waiting to strike. We are also dismantling the support system that they have enjoyed. The people who have helped them, who give them shelter, who provide them guides, who show them the routes, who help them carry out the reconnaissance, who help them carry out and identify targets, who provide them logistic support. So that entire network is being attacked. This is at the lower level, at the low intensity conflict operation level. The Indian government has gone into a major drive to fight Pakistan on an economic front, which is the economic war that is being fought. So we stopped the trade. We have stopped the waters, which has been a very, very big hit to Pakistan through the Indus Water Treaty. So not only are we stopping water from the five eastern rivers which we had control over, but also waters of the six rivers. Three were on the western rivers and three on the eastern. So not only are we stopping waters from the eastern rivers, over which we have the right, but even over the western rivers which were flowing into Pakistan and where we were releasing 80% of water. So we're striking them there too. There are 5 major dams being planned on the western rivers, as big as Bhakra Nangal.
We have gone ahead and spoken to Afghanistan. We are building dams there to prevent water from flowing down. So there is the water war that is happening. There is the trade war that is happening. We've stopped their flights from flying over India, which means that they have to fly 2 hours more, which is going to be affecting their pricing and their economy. We are, I think, any day now or any time now, we might announce that the ships cannot do port calls in India, which will increase again their um, timing to navigate the waters. So there is an intense trade war happening. We are also preventing countries to indirectly supply to Pakistan. Like there are a lot of countries which pick up goods from India and don't directly sell them to Pakistan, but they indirectly sell them. So we are preventing even that, and we're closing that circle too. We're doing all that. That is the financial and economic war that is happening, and we are ultimately crippling Pakistan slowly and slowly. It'll take a little while. It doesn't happen immediately, but in the long run, it will have a very bad effect and a devastating effect on Pakistan. Then there is the global financial, the diplomatic war that we are fighting, and which we have been cultivating for the past few years. So diplomacy doesn't happen overnight. We have been cultivating various world leaders, speaking to them, engaging with countries, even very strongly with Islamic countries. Saudi Arabia, which was one of the strongest allies of Pakistan today, has been weaned away from Pakistan and today stands strongly with India, which is a very, very big diplomatic feat which India has achieved. The Taliban, which were hand in glove with Pakistan, today stand strongly with India and against Pakistan. So these are global diplomatic victories which India has achieved. Iran is very amenable to India. There are a whole lot of Islamic countries like that which are very amenable to India. The West, of course, has been won over. Out of the 5 permanent members in the UN Security Council, 4 are definitely with India, except for China, which is not openly siding with Pakistan, but there is a lot of help that is giving. Out of the 10 permanent, non-permanent members who are on rotation basis, India has spoken to 9 of them, including smaller countries. The 10th, of course, is Pakistan itself. So there is worldwide condemnation, there's worldwide support, there is worldwide help that is coming in. There are countries who have said that you can utilize our airfields and our bases. I am forgetting this country which has given its air base to India, saying that you can use our air base against Pakistan. So these are all extremely big global diplomatic victories which India has achieved. Oil, which India is getting, is all because of the global diplomacy that India has been practicing. So not only are we forming alliances, but we are also isolating Pakistan, which is the second part of the diplomatic victory that we have been able to achieve. So there's financial war, there is this global war, there is the soft war which is happening, the kinetic war which is there with India, between India and Pakistan. That option is always there with India, and we will exercise it. But you must also realize that the more you fight Pakistan on all these venues, the weaker it gets. They can't sustain this level of activity. We can. There is also a psychological war which is on. The psychological war is being fought in the national mainstream media, constantly hitting on Pakistan, telling them what their weak spots are, defining their leadership, on how their leadership is illegitimate, how their political leadership is illegitimate.
उनके जनरल्स जो हैं कैसे वो कंट्री को ब्रिंक ऑफ वॉर पे लेके जा रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को साइडलाइन किया गया है, तो ये सब इंडियन मीडिया हाइप कर करके बता रहा है, विच इज साइकोलॉजिकल वॉर. The army is also, the service is also not behind in the psychological war. For the past 3 days, the Indian Navy has been carrying out naval exercises जी off the port, off the coast of Porbandar and Kutch, within 85 knots of Karachi, uh, in eyeball to eyeball contact with the Pakistan Navy. We have been firing our missiles, we fired our BrahMos, we are carrying out these surface to air exercises, um, which is extremely uncomfortable for Pakistan. We have been carrying out our CAP combat air patrols have been flying. Our F-16s have been flying along the border, which is keeping Pakistan awake for the past 2 nights. In fact, their ministers had taken press conferences at 2 o'clock at night. So you can imagine how scared they are and how much we have made, how successful a psychological warfare has been. The army is carrying out exercises. So all this is aimed at psychological warfare. When you show your might, when you show your strength, it creates a psychological hit, and it weakens the enemy thinking. It weakens the enemy. You have to cripple them in every way, right? You have to hit their. What is the result of all this? You've already heard. You've already heard that there has been desertions in the Pak army. There have been people who put in their papers and they want to resign. They don't want to fight. The soldiers don't want to fight. A lot of families of the generals have taken flights and have moved to UK and to Canada. So it is a moral weakening of the army, right? The Baluchis are hitting them. In the Khan Pakhtunkhwa, the Pashtuns and the Pathans are hitting them. So it is creating a fear psychosis कि यहाँ से इंडिया टाइटनिंग स्क्रूज कर रहा है, वहाँ से वो हिट कर रहे हैं. द वर्ल्ड इज आइसोलेटिंग देम diplomatically, financially, we are squeezing them. Water is running out. Logistic supplies are running out. Oil is scarce. They have to fight. Their aircrafts have stopped flying because they want to conserve oil. Even in the provocation of Indian fighters flying. उनकी जो नेवी है वो सिर्फ ड्राई एक्सरसाइजेस कर रहे हैं. दे आर नॉट फायरिंग मिसाइल्स वेल इंडिया इज फायरिंग मिसाइल्स इनटू द सी, ट्राइंग टू कंजर्व. तो एक डर का माहौल है. दिस इज ऑल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर दैट इज हैपनिंग. वी आर ब्रेकिंग देयर विल टू फाइट, विच इज फार ग्रेटर देन एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग देम डायरेक्टली. तो मुझे याद आ रहा है जो एक फेमस बुक है द आर्ट ऑफ वॉर बाय sun Tzu, उस पूरी किताब के एंड में आके sun Tzu ये कहते हैं कि द बेस्ट बैटल्स और द बेस्ट वॉर्स आर दोज जो कभी फाइट ही ना करना पड़े और फिर भी आप जीत जाएं, जो कि शायद ऑलरेडी इंडिया काफ़ी हद तक करने में सक्षम रहा है अब तक. बट जैसे आपने काइनेटिक वॉर की बात की, अगर मान लीजिए ऐसा दिन आता भी है कि जब इंडिया को एक्चुअली में उस लेवल पे जाना पड़े, एक वॉर के लिए जब कोई भी कंट्री जाती है, ठीक है, तो उसके लिए एक बहुत मतलब इंटेंस लेवल का प्रिपरेशन चाहिए होता है. सिर्फ फ्रंट लाइन पे ही नहीं तो बैक लाइन पे भी, मतलब जो रिसोर्सेज हैं आपकी जो तैयारियां हैं वो उस लेवल पे होनी चाहिए. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंडिया को कहाँ खड़ा देखते हैं? देखिए, दी सर्विसेज आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर वॉर. सो देयर इज अ कांस्टेंट प्रिपरेशन दैट इज हैपनिंग, constant training that is happening, constant logistic build-up that is happening. And I'm sure all that is already in place. Yet there are certain things logistically which we need to kind of still build up, like for example our oil reserves or defense production. While our first line, second line, third line reserves would already have been in place, but some of these would probably we need to be built up at the national level. National reserves will have to build up. Our operational and strategic reserves would already be in place.
but the national level reserves would have to be built up. Uh, that is as far as the logistic buildup goes. So, and the logistic buildup uh, is not only from in terms of armament and weaponry and spare parts, because we are also dependent on a lot of spare parts wherever we have foreign equipment. So, spare parts, oil, but even things like food scarcity. The government also needs to think of something like food scarcity, or how will it affect the country as a whole. So we don't only have to think in terms of the armed forces, but also the functioning of the entire country. कल अगर लड़ाई चलती है तो सिर्फ आर्मी की ही मदद, आर्मी की ही बैकिंग नहीं चाहिए, बट वी ऑल्सो, द गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू मेक श्योर दैट वी एज अ कंट्री डोंट सफर. हमारे पास खाना पीना बंद ना हो, उसकी स्कैरसिटी ना हो, अपने नेशनल रिजर्व्स अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपनी पावर के लिए, उसके लिए कम ना पड़े. Our infrastructure needs to function, our factories need to function, right? Our financial institutions need to function. They also have to make sure that there is a certain amount of firewalling for our cyber systems, uh, because that it could be another hit. We need to toughen up our financial markets. We need to ensure that we don't get hit financially, because more than Pakistan, our financial growth matters. I mean, we can't have a situation where we nosedive and go 5 years back. So all these things have to be taken into consideration. Of course, if we go in for an all-out war, there will be certain amount of hits that India will have to take, will have to accept कि वो होगा. We have to safeguard against that. So I'm sure all these questions are playing out in the cabinet and with the prime minister, between the finance minister and the defense minister and the foreign minister and the home minister and the prime. ये सब चर्चे चल रही होंगी, और इसके ऊपर जो भी सेफगार्डिंग करनी है वो उनके, they would be taking those steps. So it's a vast action at the national level which is happening. I must also tell you the effect of psychological warfare, which I forgot to tell you. कि very recently they have said that they want to go in for a neutral investigation. The Prime Minister has reached out to the UN to say कि India is doing warmongering, और इसको जो है अभी आप इंडिया को बोलो ये बंद करें. Bangladesh has said that we are ready to become the arbitrator or a neutral party to between India and Pakistan. All these are signs that they are getting hit psychologically and they are getting spooked, और वो लोग डर गए हैं और लोगों को they are reaching out. ये सब statements इंसिडेंट के एक दिन बाद तो नहीं आए थे. It is only after we did a muscle flexing that you see the manifestation of that muscle flexing which is happening. आपने जो बांग्लादेश की बात की, मुझे ये पूछना है कि अभी मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ था उसके कुछ दिन पहले ही जो बांग्लादेश के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक बात कही थी कि हम जब चाहें इंडिया के 7 सिस्टर स्टेट्स को एनेक्स कर सकते हैं इंडिया से, वो चिकन नेक को काट के. अगर ऐसा कभी दिन आता है कि इंडिया को ऑल आउट वॉर के लिए जाना पड़े अगर इस तरफ हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे, तो क्या ये भी संभावना रहेगी कि हमारे ईस्टर्न फ्रंट पे एक और फ्रंट ओपन हो सकता है, और अगर होता है तो क्या इन 2 ब्लोज के लिए इंडिया एक साथ तैयार है? So see, what he had said was that the 7 states are landlocked, जी. and we are the only custodians of the Indian Ocean and the gateway. Yes. That is what he had said, and he had said that I invite China to come and kind of help us out. See, today Bangladesh is also a headless state. जी. The head of the state has not won an election and come. He's been planted there. There is a rift between the Bangladeshi army and the political leadership also happening there. There are signs over there. But these are exactly the kind of questions and the kind of problem statements that the military leadership
and the political leadership is taking into consideration before we carry out any action. I don't think India wants to go in for a long for a conventional war. But at the same time, should we carry out an action, we need to be prepared for the war to open up on a larger front. जी हो सकता है वो स्पिल आउट हो. कारगिल के टाइम में वी केप्ट इट लिमिटेड, बट कारगिल के टाइम में स्पिल आउट नहीं हुआ था वेस्टर्न सेक्टर पे. पर इस टाइम हो सकता है कि वो वेस्टर्न सेक्टर में स्पिल आउट हो जाए, राइट अप टू गुजरात, राजस्थान. That is one part. The second part is it could open out another front with Bangladesh. You never know. The kind of statement that Bangladesh is making today are worrisome. A country which we helped create and which was probably under the boot of Pakistan for all these years. Today they are siding with Pakistan for whatever their reasons and their thinking. But we need to be open to that fact. I think militarily India is well balanced today to ensure that we can fight a war on both the fronts towards Bangladesh on the east and with Pakistan on the west. on the west. Because we have built up our military might and our capabilities over the past few years. Probably 20 years back, we didn't have that kind of wherewithal. And if you had known, पहले जब अपना अपराक्रम वगैरह हुआ था, जब उरी का अटैक हुआ था या उससे पहले, if you remember, we had a lot of movement of the army east to west, and we had to shift troops to the western borders. Such like things haven't happened now because I think we've built up enough strength to tackle both the fronts independently. Of course, it will cause a problem. I'm not saying it will not cause a problem. And we will have to be more careful in how we deal with both these adversaries. But there could be a chance of this two-front war happening. You never know. जब आप आग लगाते हो तो वो आग कैसे फैलती है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो रख सकता है. And with both the countries being unstable, there are chances. If there was stable leadership in either of them, one could have gone with that thinking. But with an unstable leadership, there could be a chance of something flaring up. आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि उन्होंने ये कहा था कि हम चाइना की मदद लेकर, ठीक है, बिकॉज वी आर द गार्डियंस ऑफ बे ऑफ बंगाल. ओके, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ. तो हम चाइना की मदद करके लेके यहाँ पे कुछ कर सकते हैं. क्या आपको लगता है कि इन दोनों ही कंट्रीज़ को एक सटल तरीके से चाइना का बैकिंग है जिसकी वजह से ये इतना मतलब कर पा रहे हैं? Yes, of course. See, in case of Pakistan, it is isolated from the world. Yes. With the change of the regime in USA today, the Trump administration doesn't look at Pakistan the way the Biden administration was looking at Pakistan, or the earlier regimes were looking at Pakistan. So today the strongest proponent for Pakistan is Turkey and China. Similarly, Bangladesh के लिए the strongest ally which stands today is China, for whatever reasons, because China is also looking at an access to the sea and an access to control India. So encirclement of India is possible by China only through Bangladesh or Pakistan, because India is seen as a growing adversary by China. तो उनका tacit help तो रहेगा, जरूर रहेगा, from sharing of intelligence, cyber war, material help, ideological help, diplomatic help. China is a permanent member. That is why they've had some kind of breakthrough. The UN Security Council has taken out of resolution against India. There was a statement 2 days back.
All this is because of China. Uh, the UN Council had taken out a statement which said that the Pahalgam attack, the resistant TRF was involved. Pakistan made sure that the word TRF was removed. That help came only because of China. And which also shows the involvement of Pakistan because they didn't want TRF to come, which means that TRF is their organization and they don't want TRF to come in a UN statement, which shows that it is their involvement. But yes, China will help Pakistan and China will help Bangladesh. There will not be a direct involvement, but an indirect involvement is, of course, there and will always be there. And the support will always be there. Also, because China sees the growing relationship between India and US. So that is another reason why they will support Pakistan and Bangladesh because they also want to curb. There is a cold war happening between China and the US. That is another reason. राइट। हम लोग बाहर की तरफ से अगर अपने देश की तरफ नज़रें घुमाएं, क्या ये कहना सही होगा कुछ हद तक कि जो ये हुआ पहलगाम में उसमें कहीं ना कहीं लोकल्स का हाथ था? मैं इस क्वेश्चन को और डीप लेके जाना चाहता हूँ कि अगर वो हाथ था तो इसका कारण शायद ये हो सकता है कि पिछली 2 या 3 जनरेशन्स जो हैं कश्मीर में उनको कुछ हद तक एटलीस्ट अगर मैं कहूँगा कंप्लीट रेडिकलाइजेशन नहीं बट न्यू रेडिकलाइजेशन ज़रूर हुआ है, तो इसको वाइप आउट करने में कितना समय लग सकता है हमें? देखिए, इस तरीके का कोई भी ऑपरेशन जो होता है वो आइसोलेशन में नहीं होता। तो ये तो 100% अभी पाकिस्तान का प्रूफ उनका हाथ है। उसके अलावा लोकल सपोर्ट मिलने का भी हमारे पास प्रूफ है कि वहाँ पे ओवरग्राउंड वर्कर्स ने इनको रास्ता दिखाया, उनको लोकेशन दिखाई, रिकॉनेसेंस करने में मदद की, लॉजिस्टिकली उनको हेल्प किया। तो ये ऑब्वियसली है, ये हुआ है। So as far as local support goes, of course it has been there and there has been local support. There is no dispute on that and that can be ruled out. आपका दूसरा पार्ट का क्वेश्चन था कि इस तरीके का सपोर्ट कैसे कम होगा या ये कैसे वाइप आउट हो सकता है। माइंडसेट देखिए, जैसे ही आर्टिकल 370 का अबॉर्गेशन हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक रिवाइवल हुआ, तो काफ़ी हद तक जो लोग ऑन द फेंस बैठे हुए थे, स्केप्टिकल थे, दे स्टार्टेड सीइंग द लाइट इन द टनल एंड दे रियलाइज्ड कि इट इज़ better to go with India, which is a far greater power than Pakistan. Also उन्होंने ये देखा कि POK में जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या हालत है। उनको पानी नहीं, बिजली नहीं, एजुकेशन नहीं, उनको सेकंड क्लास सिटीजन बन के रखा गया। आज तक उनके वहाँ उनको पास वोटिंग राइट्स तक नहीं है पाकिस्तान के लिए। दे आर नॉट इवन कंसिडर्ड फुल सिटीजन्स, दैट्स व्हाई दे डोंट इवन हैव वोटिंग राइट्स। So they realized all that and they kind of realized their folly. But there is a certain section of population, very small, which is still radicalized and which probably has gone and done this. So it is, again, there is no one answer of how we need to clean it up. There are multiple factors which need to be addressed. पहली बात तो जो जैसे अभी हमने किया है कि हमने ये बोला है कि जो भी उनकी मदद करेगा सिर्फ वो ही नहीं पर उसकी जो भी सपोर्ट सिस्टम है वो सब डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, उनके घर डिस्ट्रॉय कर दिए गए। नाउ दैट इज़ एन इफेक्ट, टुमारो इट हैज़ एन इफेक्ट कि मेरी जब फैमिली बेघर हो जाएगी, आज तक उनकी फैमिली बेघर नहीं हुई थी, वो तो घर से निकला हुआ था, पर आज उसकी फैमिली बेघर हुई है तो उसका इफेक्ट तो होगा। उसी प्रकार से वी ऑल्सो हैव टू सी कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो हो रहा है, अभी भी फेंसिंग कहाँ कहाँ वीक है, कहाँ से वो होता है, उसको वो क्यों वीक है, वो अभी तक क्यों नहीं रोक पाए, उसमें क्या करना चाहिए ताकि वो वहाँ से लोग घुसपैठ ना हो, उसमें और क्या उसको स्ट्रेंथन या टफन अप कैसे किया जाए, किस चीज़ों से करा जाए।
अभी तक उनके लॉन्च पैड्स अभी भी इफ़ेक्टिव हैं, वो लॉन्च पैड्स कैसे डिस्ट्रॉय किए जाएं या नॉन इफ़ेक्टिव किए जाएं या ऐसे किए जाएं कि वो इस्तेमाल ही नहीं हो सकते। वो इस्तेमाल तभी नहीं होंगे जब अगर आपने उन इलाकों पे ही कब्जा कर लिया, तो फिर वो इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। तो उस एरिया को ही कब्जा कर लें जो अपना ही एरिया है, जो उन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई किया है। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें जो हैं देखी जा रही हैं। हमने काफ़ी हद तक उनके जो फाइनेंशियल सिस्टम्स थे जहाँ से पैसा आ रहा था उसको हिट किया है पिछले 2-3 सालों में, अगर आपने देखा होगा। बैंक अकाउंट सीज किए हैं, हवाला जो पैसा आ रहा था वो सीज किया है, जो आइडियोलॉजिकल डॉक्ट्रिनेशन जो चल रहा था उसको हमने काफ़ी डिसमेंटल किया है और इसके ऊपर काम चल रहा है, अभी भी चल रहा है काम। तो देर इज़ नो वन आंसर टू दिस, बट ग्रेजुअली मुझे लगता है कि जैसे जैसे वहाँ पे अमन और शांति आएगी, जैसे ही पाकिस्तान खुद अ, अ, टूटेगा और हिट होगा और उनका सपोर्ट ये टेरर नेटवर्क्स को कम होगा, तो ये अपने आप ड्राई आउट हो जाएगा। So that is why we are saying that we will not only hit the terrorists, we will hit the perpetrators, कि जो उसका हाइड्रा का जो सिर है हम उसी को कुचलेंगे। तो जब आप उसको कुचलोगे और वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए खुद भागते दौड़ते रहेंगे, तो वो इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये अपने आप ड्राई आउट हो जाएगा। अग्रीड। आपसे पहले हमारे पॉडकास्ट पे एक इंडियन टेरिटोरियल आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप भटनागर जी आए थे। वो खुद गढ़वाल राइफल्स के थ्रू फुल टाइम एम्बॉडीमेंट करके सर्व कर चुके हैं कश्मीर में ही। उन्होंने कहा था कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो काफ़ी पोरस है। सो क्या आपको लगता है कि इसके लिए कोई फुल टाइम सोल्यूशन है हमारे पास? देखो, बॉर्डर्स 100% 100% ब्लॉक नहीं किए जा सकते कश्मीर के अंदर, बिकॉज कश्मीर के जो टेरेन है राजस्थान में किया जा सकता है क्योंकि प्लेन्स है, पंजाब में किया जा सकता है, बट कश्मीर में प्रॉब्लम है बिकॉज काफ़ी जगह वैलीज़ हैं, काफ़ी जगह नाले हैं, माउंटेन्स हैं जिसके ऊपर नामुमकिन है फेंस लगाना। इसीलिए मैं कह रहा था वी हैव टू री लुक एट आवर बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सी हाउ वी कैन टफन अप दोज प्लेसेस। अगर गैप्स हैं तो अगर वायरिंग से वो कवर नहीं होता है तो वो किस और तरीके से कवर किया जा सकता है। काफ़ी जगह हमें माइनफील्ड लगाई हैं, काफ़ी जगह हमने ऑब्जर्वेशन पोस्ट लगाए हैं, बट आर दे इनफ और डू वी नीड टू बीफ इट अप? क्या उन उसके लिए सर्विलेंस के लिए और तरीके इस्तेमाल करने चाहिए? और दूसरा ये है कि अगर आप, जैसे आज सोच चल रही है कि अगर आप उन इलाकों में कब्जा कर लो जहाँ से ये रूट्स एमिनेट होते हैं, स्टार्ट होते हैं, तो फिर वो आपने वो जड़ से ही प्रॉब्लम हटा दिया। जैसे नीलम वैली है विच वी हैड कैप्चर्ड एंड ट्वाइस हैंडेड ओवर टू पाकिस्तान, और नीलम वैली से काफ़ी बड़ी इन्फिल्ट्रेशन होती है थ्रू नीलम वैली इनटू द शमशाबारी रिज एंड इनटू द पीर पंजाल। तो अगर आपने नीलम वैली को ही कैप्चर कर लिया तो फिर वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होने का प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसके बाद पूरा माउंटेनस रीजन स्टार्ट हो जाता है। तो वो नीलम वैली है, आपने वहाँ ब्लॉक लगा दिया तो फिर वो एक बार पहाड़ों में घुसने के बाद बहुत मुश्किल होता है रोकना उनको, पर वैली में अगर रोक दिया तो फिर रुक सकता है। इस तरीके से आप अगर उन एरियाज़ को ही कैप्चर कर लें जहाँ प्लेन्स हैं या जहाँ पे उनके कैंपिंग साइट्स हैं, तो आपने काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। एक और चीज़ वो ये है कि इंडिया के कई पॉलिटिशियंस मान लीजिए वो ये वॉइस आउट कर रहे हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम, हमको हमारा जो पीओके वापस लेने का जो मकसद था उसको पूरा कर लेना चाहिए। ऑन द पैरेलल लाइन कई इंडियंस ऐसे भी वॉइस आउट कर रहे हैं कि हमको ये सही समय है कि शायद इजराइल की तरह थोड़ा और स्ट्रिंजेंट और हार्ड लाइनर होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि ये दोनों ही चीज़ें मुमकिन है, और सेकेंडली इतना हार्ड लाइन होना भी ज़रूरी है? देखो, दो चीज़ें हैं। वेल, इजराइल इज गोइंग आउट ऑर्बिट्रेटिंग गाजा जी एंड पैलेस्टाइन। They are not concerned with alienating the population there, correct? जी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉपुलेशन क्या सोच रही है।
if you want to take over POK, then you cannot alienate the population of POK. You have to, they will tomorrow become your citizens. करेक्ट And they have, for a certain degree, a lot of times always stood, if not openly, at least with India, because of the economic deprivation that Pakistan has put on them. तो वो देखते हैं कि कश्मीर के अंदर इतनी अमन है और हमारे यहाँ क्यों नहीं है. So you have to win them over psychologically. So you while you can win over that area, I mean you can militarily capture that area, but you cannot annihilate that population ultimately. Point number one. Point number two is that I personally feel that annihilation of Pakistan and creating mass casualties in Pakistan is not the answer. The answer again is to hit the head of the Hydra. तो पाकिस्तान आर्मी की पीठ टूटनी चाहिए, आइडियोलॉजिकली पाकिस्तान की पीठ टूटनी चाहिए, जोग्राफिकली दे नीड टू बी रिड्यूस्ड, and strategically they need to be crushed. That is our aim. And I think what the political leadership has given, the mission statement that it has given the services, I think the services is going much beyond that. वो तो अचीव कर ही लेंगे, पर उसके बियॉन्ड भी अचीव करेंगे, and that is the thinking. सर आपने इस पूरे पॉडकास्ट में बहुत अच्छा विवेचन किया था इस बारे में कि क्या क्या एवेन्यूज़ इंडिया के पास हैं. ओके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि मोदी जी ने रिसेंटली कहा है कि हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जो अनइमेजिनेबल होगा. जो भी अब तक आपने बात कही है उन सब के अलावा क्या आपको लगता है और कुछ ऐसा है जिसको अनइमेजिनेबल में काउंट किया जा सकता है? यह प्रश्न शायद सभी के मस्तक में जो है और सब कुछ चुभा रहा है कि ये ऐसी क्या चीज है जो आप सोच नहीं सकते, और ये मोदी जी ने सबके दिमाग में ये प्रश्न डाल के रखा हुआ है. तो अभी तक जो हुआ, लड़ाइयाँ हुई, डिटरेंस हुआ, जैसे बालाकोट स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, शायद बांग्लादेश जब अलग हुआ था 71 की लड़ाई थी, वो एक अनइमेजिनेबल चीज हुई थी, क्योंकि दो एक 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 राष्ट्र के दो हिस्से हो गए थे. तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया जब आपने मुझे पूछा, that I think what we are aiming for is going much beyond the political brief that has been given to the services. We want to cause a geopolitical shift in Pakistan. जब वो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट होता है, आप उसकी गहराई या उसकी अहमियत समझो कि वो सिर्फ एक पनिशमेंट ही नहीं है, सिर्फ एक डिटरेंस ही नहीं है, सिर्फ 4 साइट्स को बम्बार्ड करके उनके इक्विपमेंट को तोड़ना काफ़ी नहीं है, या सिर्फ नदी का पानी रोकना और उनकी क्रॉप्स को ख़त्म करना उसका उद्देश्य नहीं है. एक जब जियोपॉलिटिकल शिफ्ट होता है तो मतलब उस राष्ट्र का अस्तित्व ही आप चेंज करना चाहते हो. तो शायद वो हमारा एम है कि हम उनका अस्तित्व ही चेंज करना चाहते हैं. अब वो कैसे होगा, क्या होगा, ये तो मोदी जी और वो तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ्स और अपनी कैबिनेट्स उसका विश्लेषण करेगी, और हमारे एनएससी चीफ. और but I think that is what they are aiming for, to create a geopolitical shift in Pakistan, which could be anything that you can imagine. ओके सो सर ऑन दैट नोट मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप हमारे इस पॉडकास्ट पे एक और बार उपस्थित हुए. एक्चुअली आप हमारे वो पहले गेस्ट हैं जो दूसरी बार हमारे साथ पॉडकास्ट पे आए हैं, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ. मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बहुत गर्व है मेरे को कि मैं आपके पॉडकास्ट पे दूसरी बार आया हूँ और आपने मुझे उस काबिल समझा कि मैं आपके पॉडकास्ट के ऊपर दोबारा आऊँ.
मैं आपके माध्यम से देशवासियों को इतना ही अश्योरेंस देना चाहता हूँ कि जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो हमारी नेशनल लीडरशिप है और जो हमारी सर्विसेज की लीडरशिप है, वो बहुत गहरी सोच में है और बहुत सही सोच और विचार और प्लानिंग चल रही है। और आपको आने वाले दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं आप देखेंगे या सुनेंगे जिनकी कहानियां शायद आप अपने बच्चों को या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को सुना पाएंगे। ये ऐसी कहानियां होंगी। बिल्कुल, आई एग्री विथ यू कि हम लोग शायद सदियों तक या आगे और कई पीढ़ियों तक उन स्टोरीज़ को एज़ अ प्राउड स्टोरी बता पाएँगे। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच सर एंड जय हिंद टू यू। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद।